स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के ऊपर। सो हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं ज़ूलॉजी सेक्शन का। हमने इससे पहले डाइजेशन के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे एक दो टॉपिक और हैं, देन ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। सो आज हम शुरू करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट से कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट है क्या, बेसिकली कितने टाइप्स हैं और कौन कौन सी सिस्टम्स इसके साथ या ऑर्गन्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मूवमेंट क्या है या लोकोमोशन क्या है। मूवमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है या चलता है या अपनी लोकेशन चेंज करता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू लोकेशन चेंज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसे मूवमेंट कहेंगे। और इस चेंज होने की वजह से, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ से वहां मूव कर रहा है, ठीक है, सो उस मूवमेंट की वजह से लोकेशन चेंज हो रही है। इफ लोकेशन इज चेंजिंग, कि पहले वो यहाँ था उसके बाद वो कहीं और पहुंच गया, सो उस चीज को हम लोकोमोशन कहेंगे। ओके, लाइक वॉकिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग, ठीक है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने खाने पीने के लिए, अपने प्रे को करने के लिए, मींस जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं अपनी जगह चेंज करते हैं, या जैसे हैं वो ह्यूमंस लोकोमोट, ठीक है। सो वो चीज लोकोमोशन में आ जाएगी। सो अब मूवमेंट्स के टाइप कितने हैं? 3 टाइप की मूवमेंट्स हैं, लाइक सिलरी, अमीबॉइड एंड मस्कुलर। ओके, वन बाय वन समझते हैं। अब अगर हम सिलरी मूवमेंट की बात करें तो ये एक ऐसी मूवमेंट है जो ऑर्गन्स में होती है जिनमें एपिथेलियम यानी कि लेयर, एपिथेलियम लेयर आपको पता ही है, बिल्कुल लाइनिंग वाली लेयर जो होती है ऑर्गन्स के, लाइन जिससे ऑर्गन्स को लाइन किया जाता है ना। अब ऑर्गन है उनके बाहर भी कोई ना कोई लाइनिंग होगी, सो वो कहलाती है एपिथेलियम। जहां पे भी सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, सिलिएटेड एपिथेलियम का यहाँ मतलब है कि सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया आपने देखे हुए हैं पैरामीशियम में, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं सीलिया, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये सिलरी मूवमेंट वहां पे होगी क्योंकि वहां पे सीलिया प्रेजेंट होगा। सो ये क्या होता है मेनली, जैसे अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, वहां पे भी सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, वहां पे सीलिया प्रेजेंट है। वो क्या करते हैं, हम जो रेगुलर सांस ले रहे हैं, ठीक है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं उनको सीलिया जब हिलते हैं, ठीक है, वो लोकोमोशन में मूवमेंट में हेल्प करेंगे। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं, जितना भी अनवांटेड पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं, उनको रिमूव करते हैं, ठीक है, उनको ट्रैप कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। जब भी हम सांस लेते हैं तो हम नॉर्मली एयर में कितनी सारी चीजें हमारे सांस के अंदर जाती हैं, ठीक है, बट वो हमारे नॉस्ट्रिल में आदि नॉस्ट्रिल से प्यूरिफाई होके जाती हैं। सो आदि जाके अंदर जितनी भी सिलेटेड लाइनिंग है, एपिथेलियम है, वहां पे जाके इसको क्या करती हैं कि वो इसको रिमूव कर देती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? फैलोपियन ट्यूब में। जब ह्यूमन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा जाए तो जिसे ओवा या जो एग की जो मूवमेंट होती है, जहाँ ओवरी में बनता है, फिर उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। सो वहां पे उसकी एनगल्फ करने में, उसको पकड़ने में, उसको रिसीव करने में भी सिलरी मूवमेंट्स जरूरी हैं, जहाँ पे कि सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक भी। और ये पैरामीशियम में भी प्रेजेंट है, ठीक है। पैरामीशियम इसी के थ्रू मूवमेंट करेगा और अपना फूड एनगल्फ करेगा। अगर हम एम्बॉइड मूवमेंट की बात करें तो ये कुछ इम्यून सेल्स यानी कि मैक्रोफेजिस, ल्यूकोसाइट सेल्स जो है हमारे, जैसे हमारे जितने भी ऐसे सेल्स हैं जो इम्यून सेल्स की तरह काम करते हैं। मतलब कि जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको खा जाते हैं, एनगल्फ कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम है, हमारे रक्षक सेल्स है, हमारी बॉडी के डिफेंस के लिए काम करते हैं। सो ये इनको खा जाएंगे। जैसे अगर आपने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा हो तो अमीबॉइड मूवमेंट्स कैसे होती हैं? स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट डेवलप होते हैं, उसके बाद वो उन फूड को एनगल्फ कर लेता है। सो ये अमीबा में भी देखा गया है, ठीक है, स्यूडोपोडिया के थ्रू। और हमारे जो ह्यूमंस में है, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, मैक्रोफेजेस, जितने भी इम्यून सेल्स हैं, उनमें भी ये मूवमेंट देखी गई है। अब बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट की। मस्कुलर मूवमेंट जो होती है वो हमारे जितने भी मसल्स हैं, जैसे कि टंग, जॉज, लिम्ब्स,
बेसिकली हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, स्केलेटल सिस्टम के साथ हमारा मस्कुलर सिस्टम जुड़ा हुआ है, तभी हम कुछ मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं। हम कोई चीज पकड़ ही रहे हैं, जस्ट चल रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल भी रही हूँ, तो बहुत सारे मसल्स, अगर अब इस टाइम मैं बोल रही हूँ तो मेरे बहुत सारे फेशियल मसल्स इस टाइम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। टांग मेरा साथ दे रही है, मेरे जॉज हैं, मेरे लिम्स इतने भी हैं, बोन्स, सो ये मूवमेंट जो है, मस्कुलर मूवमेंट जो है, ये इस तरह से होती है। लोकोमोशन के लिए मस्कुलर और जो न्यूरल सिस्टम है ना, न्यूरल सिस्टम आपके ब्रेन से कनेक्टेड है, जो वो मेनली इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि हमें कब क्या कैसे परफॉर्म करना है, कैसे चलना है। समटाइम्स हम बहुत गर्म चीज को जब हाथ लगाते हैं, हम फटाक से हाथ अपना पीछे कर लेते हैं। सो ये भी सेंसरी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को कि इसे ये गर्म है, हमें हाथ नहीं लगाना। देन हम अपना हाथ पीछे करते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि एक्शन प्रोड्यूस हो, रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस होता है, हम फटाफट से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं ताकि हमारा हाथ ना कहीं जल जाए। एक मतलब विद इन ए सेकेंड एक्शन परफॉर्म होता है, स्पीड मैटर करती है इसमें। सो सिग्नल्स जो हैं वो बहुत जल्दी ट्रांसफर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मसल की। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि ये जो सिलरी मूवमेंट्स हैं पैरामीशियम में, सिलरी मूवमेंट्स नॉर्मली हम देखते हैं कि पैरामीशियम में हमने देखी है। सी देखो ये कैसे ये सीलियां हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किस तरह से ये इधर से उधर लोकोमोट करेंगे, हिलेंगे, प्रिपरेशन होगा ताकि ये अपना फूड या लोकोमोट कर सकें। अमीबा में जो एमेबॉइड मूवमेंट्स होती हैं, ये एंडोसाइटोसिस मींस कि इट एनगल्फ्स, और ये एक्सोसाइटोसिस है, फूड कैसे अंदर जाना या बाहर निकलना, ये सूडोपोडिया है। और यही वेसिकल्स हैं जो मूव करते हैं। और इस तरह से क्या है कि सेल आगे को मूव कर रहे हैं, ये सूडोपोडिया, फॉल्स फीट डेवलप होते हैं, ये कहलाती है अमीबॉइड मूवमेंट। और ये मसल्स हैं, जिस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ये कार्डियक मसल्स हैं, जो हार्ट के मसल्स हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, स्ट्रेशंस मौजूद हैं, क्रॉस स्ट्रेशंस। स्केलेटल मसल्स में भी क्रॉस स्ट्रेशंस मौजूद हैं, ये स्केलेटल मसल्स। और ये स्मूथ मसल्स हैं जिनमें कोई भी क्रॉस स्ट्रेशंस नहीं प्रेजेंट हैं। और ये जितने भी हमारी गट लाइनिंग है, हमारे ऑर्गन्स हैं मेनली, तो उनमें ये रहती है, स्मूथ मसल्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। सो नेक्स्ट टॉक अबाउट कि मसल क्या है। मसल या मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल है नेचर में, यानी कि वो मीजोडर्म लेयर से डेराइव है। हमने 3 तरह की जर्माइनल लेयर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सो ये एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी की मूवमेंट में इन्वॉल्व है। हम किस तरह से मूवमेंट करते हैं बॉडी में, किस तरह से बॉडी पार्ट्स हम मूव करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं इवन। और इसमें क्या है कि एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये 3 टाइप के मसल्स हैं, ठीक है। कार्डियक यानी कि हार्ट वाले, स्केलेटल और विसरल जो हम आगे पढ़ेंगे। ये 3 तरह के मसल्स जो हैं ये इन्वॉल्व हैं टाइप्स में मसल्स की। अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं। वॉलंटरी मीन्स जिनका एक्शन हमारे कंट्रोल में है, विद इन द विल ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ये हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, हम अपने कंट्रोल के हिसाब से इनको मूव करते हैं। इनमें स्ट्रेटेड मसल्स हैं, ये क्रॉस्ट्रेशंस मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले दिखाया। और ये डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स में, पोस्चर में, जैसे हम डिफरेंट पोस्चर करते हैं ना, बैठते हैं, उठते हैं, कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, योगा करते हैं, तो उनमें इनकी मूवमेंट इन्वॉल्व है। स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें तो इन्हें हम विसरल मसल्स कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। विसरल मसल्स को ही हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं हमारी बॉडी के, और ये जैसे एलिमेंट्री कैनल है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, वहां पे ये मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे अब हम अगर एलिमेंट्री कैनल की बात करें, ईसोफेगस से लेके एनस तक जितना भी हमारा पासेज होता है, मुंह से लेके खाने का पेट तक, देन उसके बाद जिस तरह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस रहता है एनस तक, तो एक पाइप है जो रन करती है, फूड पाइप, देन वो उसके बाद स्टोमक से कनेक्टेड है, फिर उसके बाद हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा है
सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं इसोफेगस की, तभी फूड पाइप से खाना अंदर को जाता है, ठीक है, उसके बाद स्टोमक में जाएगा, फिर किस तरह से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा भी था। सो ये उनकी मूवमेंट्स के लिए कैसे ऑर्गन मूव करेंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैसे मूवमेंट होगी, सो वहां पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं। इनमें किसी भी टाइप की क्रॉस स्ट्रेशंस मौजूद नहीं रहती। जितने भी हमारे हार्ट के मसल्स हैं ना, हमारे हार्ट में जितने भी मसल्स प्रेजेंट हैं, हमारा हार्ट एक मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर कनेक्टिव फ्लूइड, सॉरी, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट इज अ मस्कुलर टिश्यू जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। सो मसल्स जो हैं हार्ट के, वो रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये हमें पता है कि हमारा हार्ट कंटिन्यूसली, जब हम सोए भी होते हैं तब भी हमारे हार्ट में से क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होती रहती है, वो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, इस तरह से हमारी हार्ट बीट चलती रहती है। सो ऐसे मसल्स के लिए क्या रहता है कि जो कार्डियक मसल्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं, और ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं हमारी बॉडी के, कि विद इन द, ये भी इनवॉलंटरी हैं, ऑर्गेनिज्म की विल से नहीं मतलब प्रोड्यूस होते, सो दे आर इनवॉलंटरी। मसल्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, इस तरह से मसल्स के स्ट्रक्चर रहते हैं। इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम मसल के स्ट्रक्चर की बात करें कि मसल का स्ट्रक्चर कैसा है, सो बहुत सारे मसल बंडल्स जो होते हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत सारे मसल बंडल्स रहते हैं जो फेसिकल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि हर एक मसल बंडल जो है, ठीक है, हर एक मसल बंडल जो है वो क्या करता है, स्केलेटल मसल्स में हम मसल बंडल जुड़ के क्या बनते हैं, फैसिकल्स बना देते हैं। सो अगर हम एक मसल बंडल की बात करें तो वो क्या बहुत सारे फाइबर्स से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स। फाइबर्स, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब जो मसल फाइबर्स है, एक फाइबर है, फाइबर में क्या है कि जो उसकी फाइबर की भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जिससे वो लाइन होगा। मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं सार्कोलेमा, ओके। और सार्कोलेमा के अंदर क्या होता है, जितना भी उसका, जैसे अगर हम सेल का साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही सार्कोलेमा का भी कोई ना कोई साइटोप्लाज्म होगा, उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। बहुत सारे न्यूक्लियाई उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और उन मसल फाइबर के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, सिंसीटियम, ओके, इट इज सिंसीटियम। सो सिंसीटियम में क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमने उसमें भी पढ़ा हुआ कि जब हमने सेल वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब हमने सुना हुआ है इसके बारे में। और इसमें बहुत सारे कैल्शियम आयंस रहते हैं मौजूद। क्या रहते हैं, कैल्शियम आयंस मौजूद रहते हैं जो मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हमारी हेल्प करते हैं। कैल्शियम आयंस का बहुत रोल है कि मसल कैसे कंट्रैक्ट करेंगे। मसल फाइबर के अंदर क्या आता है कि बहुत सारे पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिन्हें मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स कहते हैं। मसल फाइबर्स के अंदर, सी, जस्ट सपोज ये बहुत सारे मसल फाइबर है, ये एक फाइबर है मसल फाइबर, और यही मसल फाइबर मिलके क्या बनाते हैं, ये आप देख रहे हैं ना इसके साथ, ये एक मसल बंडल बनाते हैं। फिर ऐसे ही कई मसल जो बंडल हैं, सी, वो क्या बना देते हैं, एक स्केलेटल मसल बना देते हैं। और जो मसल स्केलेटल मसल को सराउंड करती है उसे हम कहते हैं एपिमाइसियम। अब हम एक मसल फाइबर की बात करते हैं। ये जो हमने, जैसे ये मसल फाइबर देख रहे हैं ना, इसको हम यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं। इस मसल फाइबर में क्या है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, ये जो हम देख रहे हैं। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अभी हमने पढ़ा कि क्या है, कि बहुत सारे ऐसे पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंट्स मौजूद हैं, और वो पैरेलल अरेंज्ड फिलामेंट्स क्या हैं, मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स। सो दिस इज अ मायोफाइब्रिल। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, मसल फाइबर में बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स हैं जिनको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं या मायोफिलामेंट्स कहते हैं। फाइब्रस टिश्यू जो स्केलेटल मसल को सराउंड करता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिमाइसियम, जैसे अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ये एक फाइब्रस टिश्यू है जो स्केलेटल मसल फाइबर को सराउंड करेगा, इसे हम कहते हैं एपिमाइसियम।
ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक क्रॉस स्ट्रिएशंस जो हम स्केलेटल मसल्स में देख रहे हैं, ये क्यों है? 2 प्रोटीन्स की वजह से है। एक है एक्टिन और एक है मायोसिन, ठीक है? थिन फिलामेंट्स जो होंगी वो एक्टिन फिलामेंट्स कहलाएंगी, मतलब कि जो एक्टिन प्रोटीन की जो फिलामेंट्स होंगी, ठीक है, वो थिन होंगी, और जो मायोसिन प्रोटीन की फिलामेंट्स होंगी वो थिक होंगी। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक्टिन हर एक एक्टिन बैंड के बीच में क्या होगा? एक स्ट्रेच होगा इलास्टिक फाइबर का। एक स्ट्रेच होगा इलास्टिक फाइबर का, जिसे हम जेड लाइन भी कहते हैं। तो जितना भी पोर्शन है मायोफाइब्रिल का, जो 2 जेड सक्सेसिव लाइंस के बीच में आता है, उसे हम कहते हैं सैक्रोमियर। और सैक्रोमियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह की मसल कंट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है। सी, ये मसल फाइबर है, इसको कौन सराउंड करता है? एपिमाइसियम। देन इसके अंदर इसका सैक्रोप्लाज्म है, बहुत सारे न्यूक्लाई प्रेजेंट हैं। ये सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो फिलामेंट्स हैं, हमने पढ़ा कि मसल स्केलेटल के अंदर बहुत सारी ऐसी फिलामेंट्स मौजूद रहती हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। अब मायोफाइब्रिल्स क्या है? अब इसमें क्या है, जितने भी क्रॉस ट्रेशंस जो हम देख रहे हैं, लाइक दिस, क्रॉस ट्रेशंस जो हम देख रहे हैं वो क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि उसमें एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है। क्रॉस ट्रेशंस से लाइनिंग जो होती है, ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की वजह से प्रेजेंट है। ओके, एक्टिन प्रोटीन्स की जो फिलामेंट्स हैं वो थिन है, और जो मायोसिन प्रोटीन्स की फिलामेंट्स हैं वो थिक हैं। 2 सक्सेसिव एक्टिन बैंड के बीच में जो एक स्ट्रेच है इलास्टिक फाइबर का, जैसे ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, इनके बीच में जो मौजूद है स्ट्रेच मौजूद है इलास्टिक फाइबर का, एक जेड लाइन सा मौजूद है, ठीक है, जो एक तरह से मतलब जेड लाइन बनाता है। और जो भी पोर्शन है 2 सक्सेसिव मायोफाइब्रिल के मतलब कि एक जो पोर्शन है मायोफाइब्रिल का 2 सक्सेसिव जेड लाइंस के, उसको हम कहते हैं सैक्रोमियर। दिस इज सैक्रोमियर। मायोफाइब्रिल के बीच में 2 जेड जो सक्सेसिव लाइंस, उनके बीच में जो पोर्शन मौजूद है उसे हम कहते हैं सैक्रोमियर। ये है सैक्रोमियर, और सैक्रोमियर ही यूनिट है आपके जितने भी मसल कंट्रैक्शन है, फंक्शनल यूनिट है मसल की कंट्रैक्शन की, वो सैक्रोमियर कहलाती है। सो दिस इज सैक्रोमियर। सैक्रोमियर जो है वो मसल कंट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है, और जितने भी एक्टिन की मोनोमेरिक यूनिट है उन्हें में जी एक्टिन या ग्लोबुलिन एक्टिन भी कहते हैं, और मायोसिन मोनोमेरिक की जितने भी यूनिट्स हैं उन्हें में मेरोमाइसिन्स भी कहते हैं। अब हम समझते हैं मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन का। मसल कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू हम समझ सकते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइड करना, फिलामेंट्स कैसे स्लाइड करते हैं जिससे कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, जब इन ऐसे ट्रांसमीटर्स का रिलीज होने लगता है एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होते हैं? जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा मैसेज ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा, उसके बाद हमारे मोटर न्यूरॉन्स, जो भी जो न्यूरॉन्स हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट है, वहां तक उस मैसेज ने जाना होता है। और वो किस जंक्शन के थ्रू जाता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल्स का और ब्रेन सेल्स के न्यूरॉन्स का जो जंक्शन होता है। सो वहां पे क्या होता है? एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सैक्रोलेमा जो है, सैक्रोलेमा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, किसकी? मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वहां पे क्या होगा? एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल क्या करता है कि जितना भी हमारा जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसको इंड्यूस करेगा कि कैल्शियम आयंस को रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। तो हमारे जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी हमारे कैल्शियम आयंस हैं वो हमारे रिलीज हो जाएंगे और सैक्रोप्लाज्म में चले जाएंगे, मीन्स की जो मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म है वहां पे चले जाएंगे। और जब ज्यादा से ज्यादा सैक्रोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा
कि कैल्शियम आयंस जो हैं वो ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएंगे। ट्रोपोनिन जो है एक ऐसी प्रोटीन है जो एक्टिन फिलामेंट्स में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स में प्रेजेंट होती है, एक ग्रुप सा बनाती है, उनको बाइंड करने में हेल्प करती है। वो एक्टिन फिलामेंट्स में प्रेजेंट रहती है, उनके स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है। सो जिससे क्या होगा, वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बाइंड करना शुरू कर जाएंगे। जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करना शुरू हो जाएंगे ट्रोपोनिन से, जो कि एक्टिन फिलामेंट्स में प्रेजेंट है, जिससे क्या होगा, अ, जितनी भी हमारी मायोसिन बाइंडिंग की एक्टिव साइट्स हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो जितनी भी एटीपीएज एक्टिविटी है मायोसिन की, वो मतलब एक तरह से एक्सपोज हो जाएगी। जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है मसल कंट्रैक्शन की, वो एनर्जी के थ्रू होती है, एटीपी के थ्रू होती है, और वो क्या होती है, मायोसिन के कंट्रोल में होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक्टिन और मायोसिन दोनों ही प्रोटीन्स हैं जो कि मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करेंगी। सो क्या होगा कि एटीपीएज एक्टिविटी जो है मायोसिन की, वो एक्सपोज करेगी, आई मीन एक तरह से खुल जाएगी, इट अनवेल्स, और वहां पे उसको अलाउ करेगी कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाए एक्टिन और मायोसिन के बीच में। इट विल ओपन, ठीक है, ताकि क्रॉस ब्रिज एक तरह से कनेक्शन पास होते थे, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे कनेक्शन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो सैक्रोमेयर जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। सैक्रोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर, वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब सैक्रोमेयर शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा तो मसल कंट्रैक्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एक तरह से मसल कंट्रैक्ट हो गया, कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी, देन उसके बाद जो कैल्शियम आयंस हैं वो वापस बैकली पंप किए जाएंगे सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही सैक्रोप्लाज्म में आए थे, सो वो सैक्रोप्लाज्म से वापस सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाएंगे, ताकि क्या हो, एक्शन वापस फिर से रिबैक हो जाए। हम कोई चीज पकड़ते हैं फिर वापस छोड़ते हैं, हमेशा ऐसे हाथ को अगर हम मुट्ठी भी बंद करते हैं तो वापस खोलते भी हैं। सो इस तरह से एक्शन परफॉर्म होता है। फिर क्या होगा कि वापस चले जाएंगे और एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी, वो वापस जो है मसल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सो मसल कंट्रैक्शन होती ही कब है, जब एक सिग्नल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये मायोसिन फिलामेंट हैं। एटीपी, ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशंस हो रही हैं। ठीक है, मायोसिन का हेड है, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है। स्लाइडिंग और रोटेशन फिलामेंट थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा ना, इस तरह से, ऐसे, ये है स्लाइडिंग मूवमेंट, एक तरह से रोटेशन होती है। अब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की ब्रेकिंग हो रही है, एटीपी वापिस ऐसे। सो इस तरह से ये मैकेनिज्म है मसल कंट्रैक्शन का। ये डायग्राम आप बना सकते हैं मसल कंट्रैक्शन के लिए। ये है मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स। ये आपस में जब क्या होता है, मतलब क्रॉस ब्रिज फॉर्म होती है, तो इस तरह से क्लोज आना शुरू हो जाती है, और सैक्रोमियर ये चीज शॉर्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आपस में पास आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया मसल कंट्रैक्शन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या है, स्केलेटल सिस्टम क्या है या स्केलेटन क्या है? अक्सर हम लोग स्केलेटल सिस्टम देख के या स्केलेटन देख के डर जाते हैं। सो ये बोन्स और कार्टिलेजेस का बना हुआ है। ठीक है, बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, बॉडी की मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। ओके, एक ढांचा जैसे खड़ा होता है किसी चीज का। बोन्स जो है वो बेसिकली हार्ड होती हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। तभी हमें कहते हैं कि कैल्शियम खाने, कैल्शियम का इंटेक अच्छा करना चाहिए, तभी हमारी बोन्स जो हैं वो मजबूत रहती हैं, अच्छी रहती हैं। तो क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, और कार्टिलेजेस जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब कि हिल डुल सकती हैं, क्योंकि उनमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो कि काफी सॉफ्ट होता है वो मौजूद होता है। ह्यूमन में क्या है कि 206 बोन्स हैं और कुछ कार्टिलेजेस हैं। स्केलेटल सिस्टम हमारा दो तरह की डिविजन्स में डिवाइडेड है, जैसे कि एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है। अगर हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करें, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है वो 80 बोन्स का बना हुआ है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स हैं, इसमें हमारा स्कल आ जाता है। ठीक है,
हमारे सिर वाला पूरा पार्ट स्टर्नम आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम हमारी रीढ़ की हड्डी, और रिब्स हमारी पसलियां, जहाँ पे हमारे थोरैसिक कैविटी है, लंग्स फिल है। स्कल की अगर हम बात करें तो फेशियल और क्रेनियल बोन्स प्रेजेंट है। फेशियल हमारे मतलब हमारे मुंह की जितनी भी बोन्स हैं, और क्रेनियल बोन्स हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन वाले सिस्टम में जितने भी बोन्स प्रेजेंट हैं। तो टोटल ये क्रेनियल और फेशियल बोन्स जो हैं वो 22 हैं। अगर हम दिमाग की, अपने स्कल की बात करें तो क्रेनियल बोन्स जो हैं वो 8 हैं, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। और अगर हम फेशियल रीजन की बात करें, अगर हमारे फेस में कितनी, ये वैसे भी बड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको ये पता होना चाहिए, यू आर ए बायो स्टूडेंट। हमारे फेस में नियर अबाउट 14 स्केलेटल एलिमेंट्स या 14 आप फेशियल बोन्स कह लीजिए, जो हमारे स्कल का फ्रंट पार्ट बनाते हैं। ओके, एक हायोइड बोन होती है, हायोइड बोन, जो कि यू शेप होती है, और ये हमारे बिल्कुल बक्कल कैविटी यानी हमारे माउथ के बिल्कुल नीचे वाली साइड प्रेजेंट होती है, बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होगी। और अगर हम ये टोटल स्केलेटल हमारी फेशियल बोन्स 14 है, एक हेयर्ड बोन प्रेजेंट है। और अगर हम अपने कान की बात करें तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, कार्टिलेज प्रेजेंट है। और वैसे तो हमारे ईयर्स में इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेजेस, बट हमारा मिडल ईयर जो होता है वहां पे 3 तरह की छोटी छोटी स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है मैलस, एक होती है इनकस, और एक होती है स्टेप्स। स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी, ये आपको पता ही होगा और ये पता होना भी चाहिए। एंड लार्जेस्ट एंड बोन इन अवर बॉडी इज फीमर, यानी कि हमारी थाई बोन। और ये तीनों बोन्स जो है, मैलस, इनकस और स्टेप्स, ये मिलकर क्या बनाती हैं? ईयर ऑसिकल्स। दे मेक ईयर ऑसिकल्स। इन्हें इन्हें हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, वहां पे 33 वर्टिब्रे, 33 जैसे हम कहते हैं ना कि मन के प्रेजेंट होते हैं रीढ़ की हड्डी में, तो आप कभी काउंट करें तो ये 33 होती हैं। ये हमारा जो स्कल होता है, मीन्स कि हमारा ऊपर वाला ब्रेन वाला पार्ट, हमारा जो, हमारे जिसे हम खोपड़ी भी कहते हैं, वहां से शुरू होता है, उसके बेस से शुरू होगा। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है पूरे हमारी बॉडी को, और बिल्कुल हमारे हिप्स के बिल्कुल नीचे वाले रीजन में, वहां पे जाके ये एंड करता है। वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है कि 7 सर्विकल बोन्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना हमें सर्वाइकल हो गया है, गर्दन इधर से उधर नहीं हो सकती, सो वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो हमारा सर्विकल यानी कि हेड और नेक वाला पार्ट है, वहां पे 7 सर्विकल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। 12 हमारे थोरैसिक में प्रेजेंट होंगी, यानी कि जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, थोरैसिक कैविटी, जहाँ पे हमारे रिब्स हैं, लंग्स हैं, ये वाले पार्ट में। 5 हमारे लंबर होंगे, बोन्स होंगी लंबर वाले पार्ट में। एक सैक्रल बोन होती है, और एक हमारी कोसिजियल बोन्स होती हैं, एक वहां पे प्रेजेंट होगी, जो बिल्कुल स्कल से लेके एंड तक जाएंगी। ये देखिए, अगर हम स्कल की बात करें तो ये इस तरह से फेशियल बोन्स प्रेजेंट रहती हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, पेराइटल बोन। ये स्कल एंड मेनली हमारे ह्यूमन स्कल को दिखाया हुआ, ये हायोइड बोन होती है, मैंडिबल, मैक्सिला। सो ये नसल बोन्स हमारे फेशियल और स्कल को तैयार करती हैं जो। और ये हमारी आ गई, ये 7 वर्टिब्रे हैं जो हमारे स्कल और नेक वाले रीजन में होंगी, सर्वाइकल वाले रीजन में होंगी। ये हमारी थोरैसिक में होंगी 12। देन 5 वर्टिब्रे लंबर रीजन में, जो थोड़े से नीचे, जैसे लोअर बैक होती है ना, वहां पे आएंगे। फिर एक सैक्रम, जो 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बना होता है। और कोकस भी, कॉक्सिक्स भी जो होता है हमारा, 3-4 बोन से फ्यूज होकर बना है। ये बिल्कुल टेल बोन जिसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि टेल बोन वेस्टिजियल ऑर्गन है, अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो वाली है ये कोसिक्स। सो ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, जो कि आपके 33 वर्टिब्रेस का मिलके बना हुआ है। स्टर्नम की अगर हम बात करें, स्टर्नम क्या है? एक ऐसी फ्लैट बोन है जो हमारे वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरैक्स में प्रेजेंट है। 12 पेयर्स होते हैं हमारे रिब्स के, यानी हमारी पसलियां जो रिब केज बनाती है, और जिसमें हमारे लंग्स और हार्ट फिट होते हैं, ठीक है। और हमारे स्टर्नम के साथ वो अटैच रहते हैं। एक फ्लैट बोन होती है, बिल्कुल प्रेजेंट रहती है वहां पे रिब्स के उधर। सी, ये हमारे रिब्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम पसलियां भी कहते हैं। ये स्टर्नम है, ये जो सामने वाली बोन आपको दिख रही है, दिस वन।
दिस मेक्स स्टर्नम, जिसके थ्रू हमारे रिब्स अटैच्ड रहते हैं। ये स्टर्नम है, यू कैन सी, और ये रिब्स हैं। ये हमारी वर्टिबल कॉलम चल रही है पीछे से। ये ऊपर वाले 7 तक ट्रू रिब्स हैं और नीचे वाले फॉल्स रिब्स हैं। और ये टोटल कितने होते हैं? 12। तो 7 पेयर्स रिब्स का जो होता है वो ट्रू रिब्स होते हैं, यानी कि जैसे हम असली भी कह सकते हैं, क्योंकि वो स्टर्नम जो बीच वाली बोन हमने देखी है उससे डायरेक्टली अटैच्ड है। 8th 9th 10th जो वाला पेयर जो है रिब्स का, वो 7th वाले रिब्स के साथ अटैच रहता है, स्टर्नम के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं रहेगा। वो उनके साथ जितने भी जो 7 पेयर्स हैं उनके साथ अटैच रहेगा और फिर उनके थ्रू वो स्टर्नम से अटैच रहेगा, इसलिए उन्हें फॉल्स रिब्स भी कहते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रे रिब्स और स्टर्नम कंबाइन करके क्या बनते हैं? रिब केज, यानी कि पूरी रिब केज जिसमें जो हमारी थोरैसिक कैविटी भी बनाता है। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करें, एक एक्सियल जो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है कि बोन्स, लिम्स की बोन्स और गर्डल्स बोन्स, ठीक है, लिम्स यानी कि हमारे 4 लिम्स, हमारे 2 हाथ 2 टांगे, और गर्डल्स यानी कि जिनमें जो कैविटी मौजूद है, जिनमें हमारे ऑर्गन्स फिट है। सो हर एक लिम्ब जो होता है वो 30 बोन्स का मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारे हाथ, हमारे पाँव, सबसे ज़्यादा बोन्स हमारे पाँव में मौजूद होती हैं। सो फोर लिम्स हैंड्स की जो अगर हम बात करें, फोर लिम्स जिन्हें हम हैंड्स भी बोलते हैं, यहाँ पे जैसे हमारी ह्यूमरस जो हमारी मतलब जहाँ पे हम कहते हैं बाइसेप्स वगैरह, ये जो मोटी सी बोन होती है इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद हमारे लोअर बॉडी में आती है रेडियस और अल्ना। देन हमारी जितनी भी रिस्ट बोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं कार्पल्स, जो कि 8 होती हैं। और मेटाकार्पल्स जो होती हैं वो हमारी, जो मेटाकार्पल्स जो होती हैं हमारी पाम बोन्स होती हैं, जो 5 होती है नंबर में। एंड वी हैव डिजिट्स फैलेंजिस जो कि 14 होते हैं नंबर में। हड्डियों में बहुत ज्यादा ताकत होती है, ये देखो हाथ हाथ